मालगुडी डेज के जो लेजेंडरी राइटर थे आर के नारायणन, वो भी सिंपल लिखते हैं, पर उनको क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ा, तो आपको क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ा? मुझे अपने देश के कोने कोने में पहुंचना है। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी किताबें स्लम्स में, एक दिन स्लम्स में लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे। पिछले कुछ समय पर नजर डाले तो बॉलीवुड में कश्मीर फाइल चली, एक मूवी आई थी बीच में भूल भुलैया 2, वो भी चली, बाकी बॉलीवुड में कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये क्या बॉयकॉट बॉलीवुड का असर बहुत ज्यादा हो गया है? एरोगेंस अभी भी वही है वहाँ कि हम तो देवता है और कह रहे यार तुमसे तो यूट्यूबर बेटर है, तो वो उस वजह से वहाँ बाइकआउट लग रहा है। कंट्रोवर्सीज में भी क्या मजा आता है आपको? मैंने ये देखा है कि भाई आपके कमेंट्स के कारण आप बड़े चर्चा में रहते हैं। चेतन भगत को कंट्रोवर्सी पसंद है या कंट्रोवर्सी को चेतन भगत? मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो अब हर 2 हफ्ते बाद जो देश में हो रहा है उसके ऊपर मुझे लिखना है, और हमारा देश ही कंट्रोवर्शियल है। अभी क्या करें? वो भगवान नहीं, फिर भी किरदारों की कठपुतली उसके पास है। कौन बनेगा हीरो, कौन विलन, ये सब उसके हाथ है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। बड़ा भारत शो में वापस स्वागत है आपका। इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं, कॉल सेंटर की वन नाइट ने इन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया, लाइफ की 3 मिस्टेक्स ने करियर को टेक ऑफ करा दिया। 5 पॉइंट समवन नहीं, ये तो 10 on 10 है। हाफ गर्लफ्रेंड नहीं, पूरा देश इनकी राइटिंग का फैन है। स्टोरी टेलर और बेस्ट सेलर का ब्लेंड, इनकी हर स्टेटमेंट भी कर जाती है ट्रेंड। इनकी कहानियां फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए 100 करोड़ का सुपरहिट फॉर्मूला। बहुत बहुत स्वागत है चेतन भगत जी आपका। थैंक यू सर, आप बोलते रहो, मेरे को नहीं बोलना है। मैं चाहता हूँ आप मेरे बारे में ऐसे बोलते रहो। वाह वाह। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपको भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑथर बताया है। टाइम्स मैगजीन को उसको कई बार इंडिया में बड़ा वैल्यू देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने आपको, दे हैव रैंक्ड यू वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। बधाई उसके लिए। कुछ बिके ना बिके, 3 चीजें भारत में जरूर बिक जाती हैं, एक मारुति कार, दूसरी मैगी और तीसरी आपकी किताब। अरे सर, अरे सर, आपकी जो किताब थी ना 5 पॉइंट समवन, बेस्ट सेलर बनी है। और कहते हैं किस्मत का ताला कभी पहली चाबी से नहीं खुलता। अलादीन का चिराग, वो कहते हैं कि अलादीन का चिराग नहीं, चप्पल घिसनी पड़ती है। सक्सेस को जाने वाली सड़क कहीं रिजेक्शन के मोड़ से गुजरनी पड़ती है। तो क्या ये सच है कि पहली नॉवल के लिए लगभग आपको बहुत दिन तक पब्लिशर से खूब चक्कर काटने पड़े? मतलब पब्लिशिंग इंडस्ट्री का गढ़ दिल्ली है एक्चुअली, और उस टाइम पे दिल्ली में कम से कम 10-12 पब्लिशर होंगे, अब शायद थोड़े ज़्यादा, पता नहीं। मतलब उस टाइम में ज़्यादा, जितने भी थे सबकी मैंने लिस्ट बनाई। और अगेन इंटरनेट तो था नहीं, तो ईमेल शायद थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई थी जब मैंने बुक लिखी थी। दिस वाज लाइक अर्ली 2000s। एंड सबके पास मैंने गया अपनी किताब लेके, और सबने एक एक करके रिजेक्ट किया। नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। एक्चुअली उस टाइम पे लोग, वो अरुंधति रॉय की बुक आई थी 1997 में, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विक्रम सेठ थे, सलमान रश्दी थे, वो उस टाइप का राइटर सारे ढूंढ रहे थे। अब वो चेतन भगत की किताब जो ऐसे, मतलब प्रोफेसर की बेटी के साथ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के, एक का इश्क फरमा रहा है, मतलब ऐसे सुनने में लगता है ये क्या किताब है। अब ये क्या पता था कि वो किताब और उसकी जो फिल्म है वो इतिहास रचेगी, पर मतलब कोई छापना ही नहीं चाह रहा था। इतिहास रचना तो बहुत दूर की बात है। एंड बहुत, आज मैं हंस रहा हूँ, आज ये मेरी एक, मतलब मैं बड़ी किस्सा सुना रहा हूँ आपको, लेकिन जब खुद पे बीतती है, जो आप कह रहे हो, ये फेलियर की जर्नी, आपने तो बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, आसान नहीं होता। आदमी एकदम टूटने पे आ जाता है कि गिव अप ही कर जाता है, छोड़ ही दो यार अब। एक ना आपसे कठोर प्रश्न भी करना चाहता हूं इसी विषय में, अगर आप अलाउ करें। देखिए, बिकते बहुत ज्यादा, आप स्टोरी टेलर भी हैं और स्टोरी सेलर भी हैं, मार्केटिंग के आप गुरु हैं, आपने अपनी किताबों को अच्छे से मार्केट किया है। पर इस सबके बावजूद भारत में एक तबका है जो आपको कभी कभी, क्षमा चाहता हूं, इंटेलेक्चुअल राइटर नहीं मानता। और वन इंडियन गर्ल के बारे में एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि ये राखी सावंत ऑफ इंडियन लिटरेचर है। आप उसे बताते हैं मैं सिंपल लिखता हूं, पर कई लोग इस पर थोड़ा क्रिटिसिज्म देते हैं। तो इंडिया में कहते हैं कि 2 प्रकार की इंग्लिश है, एक शशि थरूर वाली, एक चेतन भगत वाली है। ये मैं नहीं बोला है, आपने बोला है। हाँ। तो अब इसमें मालगुडी डेज के जो लेजेंडरी राइटर थे आर के नारायणन, वो भी सिंपल लिखते हैं, पर उनको क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ा, तो आपको क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ा? एक दूसरा, चेतन भगत की राइटिंग में ऐसा क्या है कि चेतन का सी क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट कर गया? एक तो विवेक जी, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, अभी मैं 48 साल का हो गया हूँ, 10-15 साल पहले मेरे को फ़र्क भी पड़ता होगा। जो आपने एक पार्ट हिस्सा आपके सवाल का था कि क्या आपको उस तबके से अप्रूवल चाहिए, अब ज़िंदगी में हर कोई आपको नहीं पसंद करेगा, ठीक है। अब आप हर आदमी अपनी सास को इम्प्रेस करने में लगा रहेगा, तो फिर अगर सास आपको पसंद करे तो अच्छी बात है, ताने मारती है तो कब तक आप पूरी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकते उनके ताने बंद कराने में, ठीक है। सास है तो ऐसे मेरी भी सासें हैं बहुत सारी, हालांकि वैसे मेरी एक्चुअल सास ताने नहीं मारती, लेकिन मतलब मैं ऐसे एक
कह रहा हूँ कि एवरीबडी कांट, आपको ज़िंदगी में जैसे आप बड़े होते जाते हो आप रियलाइज़ करते हो कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान बन सकते हो, एक पॉजिटिव इंटेंशन से जा सकते हो। मुझे अपने देश के कोने कोने में पहुंचना है। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी किताबें स्लम्स में, एक दिन स्लम्स में लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे। क्या बात है। और सच में ऐसा हुआ। वीडियो है यूट्यूब पे। हमने अमेजोन, जब मेरी बुक आई थी अमेजोन के साथ हमने वीडियो बनाया था। मैंने कहा सबसे सारे पिन कोड दिखाओ मुझे जहाँ पे प्री ऑर्डर आए, और मेरे को सबसे ऐसे दिखाओ। कहते धारावी में आया। तो हमने कहा चलो जाएंगे। मैं खुद पर्सनली किताब दे के आया। सो इट वॉज समथिंग। हाँ, मैं गया, मैंने जाके उस लड़की से पूछा कि तुमने क्यों ऑर्डर की है। उसने बताया कि मैं पढ़ती हूँ आपकी बुक्स और मेरे को यही बुक्स समझ आती है इंग्लिश में। तो क्या उसको हक नहीं है कि उसके लिए भी कोई राइटर हो? उसका राइटर नहीं होना चाहिए? मैं इस तबके के लिए ही सब कुछ करते रहे, हम सब कुछ अपनी सासों के लिए ही करते रहे। और एक चीज़ बताऊंगा मैं, शायद इसमें आपके सक्सेस का भी ये रीज़न है। एक सबके लिए लेसन है लाइफ में, इट इज़ नॉट दैट सिंपल टू बी सिंपल। ये बात जरा 2-3 बार सोचना कि इट इज़ नॉट दैट सिंपल टू बी सिंपल। सिंपल वही इंसान हो सकता है जिसका माइंड में क्लैरिटी हो, जिसकी माइंड में थॉट प्रोसेस क्लीन हो, कि मेरे को ये पता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो गोलमोल करके बातें करते हैं वो इंप्रेसिव नहीं होते। ये गलत थिंकिंग है आपकी। चेतन जी, ये माइंड में क्लैरिटी, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी से मैं आपके थॉट प्रोसेस का एक्सेस ढूंढना चाह रहा हूँ। आप सोचते कैसे हो? एक सवाल देता हूँ मैं आपको। ये रणबीर कपूर ने संजू मूवी करी, दंगल करी, आमिर खान ने, इसको बोलते हैं बेसिकली मेथड एक्टिंग। और मेथड एक्टिंग में आप मेथड राइटिंग भी करते हैं। मैं देखा कि कहते हैं कि राइटर बनने के लिए दिल में होना चाहिए दर्द, लेकिन आपने दर्द को समझने के लिए वैक्सिंग करा बैठे हमारे ये मर्द। हाँ, आपने वैक्सिंग भी कराई कि मैं एक औरत के दर्द को समझ सकूं। ये मेथड राइटिंग की तरह हो गया। महिला की दृष्टि से लिखने में और उसके पेन को समझने में आपने वैक्सिंग कराई। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था पहले, मैं कहा आपसे मिलने से पहले थोड़ा पढ़ लूं। तो कहानी को अप्रोच आप कैसे करते हो? आपके टॉप कमांडमेंट्स क्या है? मैं आपको अपना बता देता हूँ बड़ा जल्दी में। मैं देखता हूँ हमेशा कि मेरा सेंट्रल मैसेज क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, कोई यूजफुल अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई शेयरेबल कंटेंट दे रहा हूँ। मैं कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ इमोशन जनरेट हो रहा है नहीं, पॉइंटेड लर्निंग है कि नहीं, एक सेंट्रल थीम है कि नहीं। मैं आज चेतन भगत जी के मन में घुसना चाहता हूँ। वो कैसे सोचते हैं किताब लिखने से पहले? कुछ कुछ बातें जो आपने कही वो हैं, मतलब आप एक कहानी बता रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहना क्या चाह रहे हो। कवि कहना क्या चाहते हैं, जो हमारे स्कूल में कहते हैं ना, कवि कहना क्या चाहते हैं, वो बच्चों से को लिखना, वो मतलब बच्चों को आसानी से आंसर हो जाना चाहिए कि ये कहना चाहते हैं। और या कई थोड़ा पागलपन है, जुनून है थोड़ा, कि अब लिख रहे हैं तो ऐसे लिखो कि वो किताब एकदम रियल लगे, वो कहानी एकदम रियल लगे आपको, जैसे लोग भूल ना पाए उस किरदार को, चाहे वो रैंचो हो, चाहे वो वन इंडियन गर्ल। तो जब वन इंडियन गर्ल किताब थी, मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा था। वो मैंने चैलेंज लिया कि मैं एक लड़की की आवाज़ में किताब लिखूंगा। तो उसमें एक सीन है कि वो वैक्सिंग कराती है ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि उसने कभी कराई नहीं है, तो उसको दर्द होता है बहुत। तो मैंने कहा जब तक मैं नहीं कराऊंगा तो मुझे कैसे मैं वो सीन लिखूँ कि क्या फील होता है। लिख सकता हूँ इट वॉज वेरी पेनफुल, पर वो समझ नहीं आएगा। लेकिन दर्द से ज़्यादा वैक्सिंग में, मैं बताऊँ कब दर्द होता है, वैक्सिंग होने से पहले जब आप लेटे होते हो और आपको पता है अभी कुछ होने वाला है, वो दर्द ज़्यादा है जबकि वो एक्चुअली खींचता है। तो अब वो मेरे को पकड़ने आ गई ना बात, तो मैंने कराई जाके। फिर आपने बेसिकली बताया कि वैक्सिंग से पहले का जो दर्द है वो होने वाले दर्द से मतलब ज्यादा जब वो बड़ा दर्द लग है। रही है, वो एक मोम होती है, वो गर्म करते हैं उसको, वैक्स को, और आपको पता है कि आपके ऊपर लिपत हो रही है और अभी खींचने वाले, आपकी खाल उखाड़ी जाएगी मतलब एक तरह से। तो वो जो 1-2 मिनट है ना, उसमें आप बिल्कुल दहल जाते हो। वो जो आपने दहलने का फीलिंग दिया है, ये आपने एक बार अपने भाई को भी दहलाया था बचपन में। आपने ऐसी कहानी सुनाई अपने भाई को, इन्होंने बचपन में भाई को कहानी सुनाई, भाई कन्विंस भी हो गया कि तू हमारा सगा भाई है ही नहीं, तुझे तो कचरे के डब्बे से उठाया गया है, और जो है तेरे को मम्मी पापा कचरे के ढेर से लेकर, वो मान भी गए। तो आपकी खास बात ऐसी क्या है कि इतनी एंगेजिंग स्टोरी आप बनाते हैं? देखिए, जब मैं भी करता हूँ, कोशिश करते हैं कि हम कोई रियल लाइफ कनेक्ट लेके आए, जोक्स लेके आए, मेटाफर लेके आए, कुछ इमेजिनेशन लेके आए, कुछ इमोशन लेके आए, सरप्राइज, हुक, एक्साइटमेंट, कुछ ऐसा, लव, एम्पैथी, गोल्डन स्टेटमेंट। आपकी स्टोरी टेलिंग में कैसे इतनी कन्विक्शन है कि आज इंडिया के साथ साथ भारत भी आपसे जुड़ गया है? वही ऊपर वाले की शायद देना है। अब जैसे बैट मुझे भी आता है पकड़ना क्रीज पे, मैं भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर तो मैं नहीं बन सकता। तो अभी क्या है, वो भी वही बैट पकड़ता है, मैं भी वही करता हूँ, लेकिन वो घुमाता है तो कुछ और हो जाता है। तो वो एक कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ वायरिंग कर दी है कि एक जब मैं कहानी बताता हूँ या कोई बात करता हूँ तो लोगों को विजुअलाइज हो जाता है कि एकदम हाँ ऐसे कराई होगी सर ने वैक्सिंग। तो ऐसे में तो वो एक अच्छा, मेरे को नहीं पता था कि ये भी एक प्रोफेशन बन सकता है कि कहानीकार का। एंड आई ट्राई टू यूज़ इट पॉजिटिवली, आई ट्राई टू लाइक, वही एम मैंने कहा लिख ही रहा हूँ तो क्यों ना कुछ नया किया जाए, कि और जिस लड़की ने आज तक किताब नहीं उठाई वो किताब उठाए, वो फ़ोन साइड पे करे और किताब उठा ले। ये जो कुछ नया करते हैं, मैं यहाँ
इसको क्यों पकड़ता हूँ अगले प्रश्न के लिए, नया करते हैं। बहुत कम आर्टिस्ट है, राइटर हैं जो रेलेवेंट रहते हैं, जो कुछ नया करते हैं 10-15 साल के बाद भी रेलेवेंट रहते हैं। आज जमाना बदल गया, स्मार्टफोन का जमाना है, और तब भी आप किताब बेच रहे हो स्मार्टफोन के और जमाने में। आपके किताब शो में बेच रहे बैठे हैं, इतने बड़े शो में मेरे को बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं मैं भी, मेरी टीम ने भी कहा चलो भाई, मतलब मेरी पहली किताब, आप सही कह रहे हैं, नॉर्मली जो राइटर होते हैं उनकी एक किताब हिट होती है, वो उसी पे ही उनकी पूरी ज़िंदगी की ब्रांड चल जाती है कि हाँ इन्होंने वो लिखी थी। मैं वो भी कोई कम नहीं है मैं उनकी, लेकिन जो रोज़ के रोज़ 20 साल से मेरी किताबें आई हुई हैं, फिल्में आई हुई हैं, और कुछ लगे रहना और नया, वो तभी होता है जब कुछ नया करना है। और एक उसका प्रूफ ये है कि आज आपके शो में आपने आज 2022 में मुझे बुलाया है। ये आपकी विनम्रता है, आपका ओहदा बहुत बड़ा है देश में, और मुझे लगता है कि आप कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करते रहे। देखिए, रोमांटिक स्टोरी टेलिंग आपने बनाया, लेकिन उसके बाद आप अपने मर्डर मिस्ट्री पर गए। ये बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने महसूस किया, क्योंकि वो अलग जॉनर अलग है, बिल्कुल अलग है। और इस जॉनर को छोड़ करके आपने स्टारडम में जाने के लिए इतना नया कुछ किया। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्टाइल होता है एक आदमी का। और जस्ट टू बी क्लियर, मर्डर मिस्ट्री लिखने के लिए मैंने मर्डर नहीं किया। हाँ, वैक्सिंग के लिए किया था वो, पर ये नहीं कि मतलब इतना मेथड आ गया कि यार मर्डर मिस्ट्री कैसे लिखोगे जब तक मर्डर नहीं करा, तो वो नहीं। एक्चुअली खुद ही बदलना पड़ता है विवेक जी। एक्चुअली ऑडियंस को पता भी नहीं होता कब वो आपसे उब जाएंगे। तो हालांकि जब वो, मैं एकदम लव स्टोरी पे टॉप पे था, हाफ गर्लफ्रेंड मेरी लास्ट लव स्टोरी थी एक तरह से, यू कैन से। फिर मैंने कहा अभी कुछ बदलना होगा। देन मैंने एक लड़की की किताब में बुक लिखी, वो वन इंडियन गर्ल थी जो अभी बात कर रहे थे। और फिर मैंने कहा कि अभी ज़माना बदल गया। आप खुद ही सोचो, पहले हम लव स्टोरीज देखने सिनेमा वगैरह जाते थे, काफ़ी था पता लगना कि लड़के को लड़की मिली या नहीं। आजकल लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। आजकल लोगों का लड़के ने लड़की का मर्डर किया या नहीं, और उसमें लव स्टोरी डाल दी जाए, उसमें भी लव स्टोरी है, लेकिन वो पन्ने पलटने पे मजबूर कर देती है कि मर्डरर कौन है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जैसे जैसे डेटा सस्ता होता गया, लोगों की किताबें पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, अटेंशन डालने में, अपना ध्यान वहाँ रखने में। तो मैंने कहा किताब को और ज़्यादा मस्त बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसमें लव स्टोरी भी है और एक और तड़का भी है जो मर्डर मिस्ट्री। आप आज के यूथ को मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं, उसको वीडियो देख रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। 3 इडियट्स एक ऐसी मूवी बनाई जिसने सब रिकॉर्ड्स तोड़े, सबको पता है। मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं दोबारा बोलूंगा, वो एस्पिरेशन बन गया है। कहाँ से आया था वो, बहती हवा सा था वो। इस गाने में बड़ी गहराई है, क्योंकि उसने एजुकेशन सिस्टम के पुराने मेथड को तोड़ करके आपने दिखाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने फिक्स कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई थी, एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लेते हैं जरा। फिक्स कॉन्सेप्ट है, क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच है, लाइफ एक रेस है, पेरेंटल प्रेशर है, सुसाइड, बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन आपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी, खुद IIT IIM सब खूब बढ़िया पढ़ाई करी। लेकिन आज का स्टूडेंट जो आपको सुन रहा है, उसके लिए क्या एक मैसेज है कि वो दोनों नाव पे सवार होकर के कैसे चलेगा? क्योंकि आपने दूसरी नाव भी पकड़ी, पढ़ाई भी करी, प्रेम भी किया। अब वो या प्रेम कर ले या पढ़ाई कर ले, और अगर दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो यानी कि एक, क्योंकि देखिए आपने अपने पैशन को भी परस्यू किया एजुकेशन के अलावा, आप बाहर निकले। आज के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आप आइडियली तो जैसे आप कह रहे हो कि आप नाव में सब कुछ लेकर चलो, प्यार गर्लफ्रेंड भी बना लो और जॉब के लिए भी ट्राई करते रहो, हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये, मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो लोग आपका शो देख रहे हैं, कई लोग बहुत यंग हैं, उन यंग लोगों को मैं कहूँगा, अगर आपको नाव बैलेंस नहीं हो रही है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो पहले करियर पे, जॉब पे, अपने मनी मेकिंग पे, जो भी बिजनेस पे, उस पर फोकस दो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जॉब होगी तो आपको लड़की मिल जाएगी। लेकिन आपके खुद के किरदार से क्या सीखे वो? क्योंकि आपका किरदार थोड़ा अलग रहा है। आपका किरदार तो ये रहा है कि आपकी शादी इतनी, लव स्टोरी इतनी पॉपुलर रही कि रणबीर ने बोला कि भैया दीपिका और मेरी शादी भी चेतन भगत जैसी है। आई एग्री, एंड या इट्स नाइस कि मेरी लव स्टोरी भी थी और वो भी था। पर मैं ये नहीं कह रहा मैंने सब कुछ सही करा है। मतलब जस्ट ये नहीं कि जस्ट बिकॉज मैंने कुछ लाइफ में सक्सेस पा लिया तो मैंने हर चीज़ लाइफ में सही करी है। मैंने बहुत जल्दी शादी करी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतनी जल्दी मत करो। 24 था मैं, ये कोई उम्र है, यू नो। हालांकि मैंने अपनी एजुकेशन कर ली थी, IIT IIM कर लिया था, मैं बैंक में जॉब लगी हुई थी। सो दैट वे मैंने भी वो जो आपको फंडा बताया, करियर पहले शादी बाद में, वो किया। लेकिन 24 तक करियर नहीं बनता है। आई मीन इट्स ओके, जल्दी क्या है, मेरे को आज ऐसा लगता है। दैट्स लवली। लेकिन देखो, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ये बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपकी लाइफ से सीखे, आपकी बातों से सीखे, तो देखो क्या कहते हैं कॉलेज स्टूडेंट, हर जब देखिए एक तरफ एग्जाम हो सिर पर और वहां से लड़की का फोन आ जाए, मम्मी पापा नहीं है घर पर। एक तरफ एग्जाम हो सर पर, वो घर पे इनवाइट करे, मम्मी पापा नहीं है घर पर। ऐसे में दिल और दिमाग का बैलेंस कैसे बनाएं? वो रूठ जाएगी, उसे कैसे समझाएं? और अब क्या उसकी तरफ ध्यान लगाएं, या फिर जो अब आपने नया सीख दिया कि करियर को आगे बढ़ाएं? अब डिपेंड करता है, मम्मी पापा कभी कभी बाहर जाते हैं या रोज जाते हैं।
आई मीन आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट। हम अपने अगर वो कभी कभी जाते हैं तो फिर चले जाओ घर, फिर आके रात भर पढ़ना। पर अगर ऐसा मौका बार बार आता रहता है तो फिर यू नो, लेकिन आंसर आपने दे दिया, अगर दो नाव नहीं चल रही हैं तो पहले एक नाव को पकड़ लो। पहले करियर नहीं, नॉट जस्ट करियर, योर ओन लाइफ। इवन एंड ये सिर्फ लड़कों को नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़कियों को भी कह रहा हूँ। योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, इट्स नॉट जस्ट करियर। आपकी हेल्थ, आपका फिटनेस, आपके लाइक और भी रिलेशनशिप होते हैं ना, आशिकी के अलावा भी दुनिया में रिश्ते हैं कि नहीं है, तो वो आपके फ्रेंड्स, आपकी मदर, आपके फादर, आपके रिलेटिव्स, आपकी जॉब, आपका करियर, वो सब पे पहले आप ध्यान देते रहो। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कृष्ण की जब गीता भी हो तो कहते हैं कि गुरु की बात को सुनो, उसको कॉपी मत करो, है ना। आपको कॉपी करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन आपकी बात को मानने से फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी यूट्यूब चैनल भी बनाया है, आप रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, स्किल्स टू सक्सीड, फिटनेस टिप्स पे भी बात कर रहे हैं। वहाँ हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, आप जाकर के सर को भी सब्सक्राइब करिए, चेतन जी को भी, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू हैंडल ब्रेकअप्स, अपने कई चीज़ें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग माय चैनल। नहीं क्यों नहीं, जाके सब्सक्राइब करें, सीखेंगे आपसे चेतन भगत जी से, क्योंकि ऐसा माइंड को एक्सेस मिल रहा है आपको। पर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा किसी और ऑथर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आपको लगता है कि रेलेवेंट बने रहने के लिए यूट्यूब के थ्रू जाना चाहिए? देखिए, मैं शुरू से ही अपने आप को सिर्फ ऑथर देखा नहीं। वो तो मेरी बुक्स बहुत चल गई, लेकिन कभी फिल्म्स भी चल रही हैं, कभी टीवी भी हो रहा है, कभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। मेरा काम कहानियाँ बताना है, मेरा काम अपनी नॉलेज शेयर करना है। एक ऐसी एज पे आ जाते हो तुम, आई एम एट 48 नाउ, 10 बेस्ट सेलर हो गई हैं, 5-6 पिक्चरें हो गई हैं, अब चलो मैं 2 और लिख लूँगा, ओके, उसमें 3-4 साल चले जाएंगे। तो चेतन भगत का इंट्रोडक्शन होगा, इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं, 10 की जगह 12 हो जाएगा। लेकिन वो 3-4 साल में अगर जो इंडिया के यूथ हैं उनको मैं मोटिवेट कर दूँ, उनको कुछ लाभ पहुंचा दूं, उनको कुछ, जैसे आपने कहा, आपकी सोच से शायद उनका कुछ फायदा हो जाए, तो इट्स वर्थ मोर सेटिस्फाइंग टू मी। इट्स नॉट सो मच फॉर मनी और एनीथिंग, मेरे को मजा आता है करने में। कंट्रोवर्सीज में भी क्या मजा आता है आपको? मैंने ये देखा है कि भाई आपके कमेंट्स के कारण आप बड़ी चर्चा में रहते हैं। और या तो ये देखिए, ये मार्केटिंग स्टंट है या आपका बिलीफ है जिसको आप आगे लेकर के आते हैं। क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में आपने बोला मॉस्क प्लस टेंपल शुड बिकम मॉस्पिल। दूसरा चीज मैं देख रहा हूँ कि जहां मंदिर मस्जिद एक जगह पे आप बोल रहे हैं कि भाई दोनों को एक ही स्ट्रक्चर कर दो। फिर लव जिहाद पे आप बात कर रहे हैं, अवार्ड वापसी पे आप बात कर रहे हैं। चेतन भगत को कंट्रोवर्सी पसंद है या कंट्रोवर्सी को चेतन भगत? मतलब मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो अब हर 2 हफ्ते बाद जो देश में हो रहा है उसके ऊपर मुझे लिखना है, और हमारा देश ही कंट्रोवर्शियल है। अभी क्या करें, या तो है ना कि हमारे देश में शाम सिंपल चीज़ें चल रही हों कि आज शाम हो गई, आज लोगों ने दाल बना ली, बहुत डायनामिक है, आज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब अगर आप उस पर टिप्पणी नहीं करोगे तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एज अ राइटर मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा हूँ। आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मार्केटिंग है? मार्केटिंग इसमें नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इतना कोई खास फायदा नहीं था। मुझे क्या अभी मार्केटिंग की ज़रूरत है, मतलब आई मीन एज सच इतना कोई, और ऐसे वे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी, मैं कोशिश नहीं करता कंट्रोवर्सी करने की, पर अपनी जो बात है वो दिल की कहनी चाहिए। और जो भी बात होती है, मेरी ये इंटेंशन होती है, इससे क्या मेरे देश को फ़ायदा होगा, इससे क्या हमारी सोसाइटी बेटर होगी। और हो सकता है मैं शायद गलत भी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक राय है वो, और मैं अपनी राय लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन अगर वो राय डिस्कस हो रही है, अगर वो राय के ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, तो दैट मीन्स वो राय कहीं ना कहीं लोगों को टच कर रही है। पिछले कुछ समय पर नजर डाले तो बॉलीवुड में कश्मीर फाइल चली, एक मूवी आई थी बीच में भूल भुलैया 2, वो भी चली। बाकी बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा है। तो हैरानी की बात है, साउथ सिनेमा पीक पे है, वहाँ पुष्पा भी चली, KGF भी चली, RRR भी चली। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये क्या बॉयकॉट बॉलीवुड का असर बहुत ज्यादा हो गया है? अच्छा, नॉवल लिखना या बॉलीवुड के स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले लिखना, ज्यादा मजा किसमें आता है? शुरुआत में कभी पेरेंट्स ने कहा कि राइटिंग नहीं भैया, नौकरी कर लो, नहीं तो बाद में छोले भटूरे बेचने पड़ेंगे। चेतन भगत की राइटिंग से कुछ लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन चेतन भगत को गुस्सा कब आता है? टेक्नोलॉजी बिजनेस को बढ़ा रही है, स्केल करने में मदद करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्नोलॉजी, टीम और ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केल करने के लिए। आप बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आज बड़ा भारत शो में आए हैं, और हम लोग हज़ारों लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ बदल चुके हैं अब तक। मैं खुद पर्सनली हज़ारों लॉस मेकिंग बिजनेसेस को प्रॉफिट मेकिंग बना चुका हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कोई भी बिजनेस दिखाओ मैं फट से टर्न अराउंड कर सकता हूँ उसका। तो आपने एक जगह पे शायद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहीं आकर के आपने बोला था कि मिनी एंटरप्रेन्योरशिप से जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कहीं मैंने सुना था जहाँ पे आपने कहा कि टी शॉप खोल लो, बेकरी ओनर बन जाओ, या कुछ मतलब वुमेनप्रेन्योर कुछ भी हो जाओ। तो मेरा ये प्रयास है हर घर में एंटरप्रेन्योर हो। आपको अगर सोलोप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योर को, वीडियोप्रेन्योर को, कंटेंटप्रेन्योर को, किसी को अगर आपको 3 टिप्स देने हो तो आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे? एक तो यही कि आज की डेट में अगर आपकी टेक स्ट्रैटेजी नहीं है
तो आपका बिजनेस सफ़र करेगा। मतलब पुराने से पुराना बिजनेस कोई भी, आपकी चाहे हलवाई की दुकान हो, चाहे आप जलेबियाँ बनाते हो, आपको फिर भी आपकी एक टेक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज जलेबी वाले का भी ऑनलाइन ऑर्डर होंगे। अब ऑनलाइन ऑर्डर होंगे तो जलेबी को भेजना आसान नहीं है। जलेबी को भेजना है तो उसके डब्बे कैसे होंगे कि वो क्रंची हो जब आए। आपने सोचा है इस बारे में? आप सोच रहे हो कि मेरे पापा जलेबी बेचते थे, दादा जलेबी बेचते, हमें हम नहीं बदलेंगे, बस देसी घी में जलेबी है, खानी है खाओ नहीं। ऐसे नहीं होगा सर। अब आपको डब्बे सुंदर बनाने पड़ेंगे, ये सब। तो हर छोटे से छोटे को सोचना पड़ेगा। मैं इस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल चीज़ है जो हर एक के फ़ोन में, हम सब पूरी दुनिया एक फ़ोन से जुड़ी हुई है, पैसे दे सकते हैं एक दूसरे को इधर से। तो आप क्या करो, पहला टिप तो ये है। दूसरा ये कि रिस्क लेने से मत घबराओ और औरों से अलग होने से मत घबराओ, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों जो जॉब में हो, उनको जॉब में मिल रहा है, शायद किसी को कार मिल रही है, किसी को वेकेशन अलाउंस मिल रहा है, वो लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, बैठ के घिसे जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, कैलकुलेटेड रिस्क। तीसरा मेहनत से मत घबराओ। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं है कि सेठ बन गए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने जलेबी से ये एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा 1 मिनट अलाउ करो, अपनी छोटी वाली 30 सेकंड की तारीफ कर लेता हूँ। मेरे साथ एक लड़का काम करता है, ओम प्रकाश गौतम। वो एक्चुअली पलवल में जलेबी बनाया करता था, बीकॉम था, बीकॉम पास किया पलवल हरियाणा में, और रेस्टोरेंट में नौकरी करके जलेबी ही बनाता था वहाँ पे। कोविड में नौकरी गई, बाद में उसने पिज्जा शॉप खोला उसने। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर गया। हमारा एक मॉडल है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, माइक्रो फ्रेंचाइजी लोग हमारे बन जाते हैं। वो लड़का माइक्रो फ्रेंचाइजी बना, हमारे रॉयल एलीट क्लब में क्वालिफाई करके ज्वाइन किया। पहले 4 लाख कमाया, बाद में 30 लाख कमाया, घर का लोन भी चुका दिया उसने, अपने रेस्टोरेंट को उसने सक्सेसफुल बना दिया। और अभी हमने इसी चलते ये देखा कि हमने अपने प्रोडक्ट्स में ना, ऐसे तो लोग हमारे बहुत विश्वास करते हैं चेतन जी, भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन हमने पहली बार अनाउंस किया कि हम आपको टेक्नोलॉजी, टीम ट्रेनिंग, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे। आप आईबीसी ज्वाइन करते हैं और अगर आप नहीं सीखे और नहीं कमा पाए, नहीं ग्रो किए, आउटकम से लिंक कर दिया, मनी बैक गारंटी दे दिया। ये मैं आज पहली बार अनाउंस करने जा रहा हूँ, मनी बैक गारंटी, कि आपको लो प्राइस गारंटी, मनी बैक गारंटी, 100% सर्विस गारंटी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, नो क्वेश्चन लास्ट, पूरा पैसा ही वापस दे रहे हैं। क्योंकि सबको खुशी से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग पब्लिकली बोलते हैं, पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कवि कैसे आप बने हो? ना कवि नहीं है। इतनी कविताएं सुना दी हंसी में। आप थोड़े लिरिक्स लिखो गानों के, रोमांटिक। रोमांटिक हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिखते हैं। मैं वैसे पर्सनली, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आज तक चैनल के सीईओ हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मेरे साथ अभी पीछे मुलाकात हुई उनकी, वो बोले आज तक नंबर 1 है। हम उनके साथ एक प्रोग्राम लेके आए, हॉर्सेस टेबल स्टार्टअप फंडिंग शो है। तो स्टार्टअप फंडिंग शो बड़ा अच्छा चल रहा है, हॉर्सेस टेबल आज तक के साथ ही किया, और हम बड़ा उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। वो बोलते हैं हमारे को आज तक नंबर 1 चैनल है। तो मैं बोला भाई देखो, अपने को नंबर 1 नहीं बनना है। वो नंबर 1 नहीं बनना है, क्यों नहीं बनना है? मैं कहा हमारे को दी ओनली 1 बनना है। जिधर हम रहेंगे ना, उसके बाद नंबर 1 से लेकर 10 तक सारी रैंक चाहिए, और प्रोडक्ट ऐसा बनाऊं कि उसके बाद कस्टमर के पास कोई सवाल ही समाप्त हो जाए। और जब से हमने MBG ला दिया है, मनी बैक गारंटी, कोई भी प्रोडक्ट पसंद ना है पैसा वापस ले लो, गेम ही चेंज हो गया है। पर मैं अपनी तारीफ ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं आपकी बात करता हूँ फिर से, आज आपका दिन है। तो आपने बॉलीवुड फिल्म में स्क्रीन प्ले भी किया। अच्छा, पहले मुझे स्क्रीन प्ले का मतलब नहीं मालूम था। रिसेंटली मैंने काय पोचे में और किक में पिछले कुछ समय पर नजर डाले तो बॉलीवुड में कश्मीर फाइल चली, एक मूवी आई थी बीच में भूल भुलैया 2, वो भी चली। बाकी बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा है। और परफेक्शनिस्ट आमिर खान और वो क्या बोलते हैं अक्षय कुमार को, बैंकेबल स्टार अक्षय कुमार, ये दोनों की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो हैरानी की बात है, साउथ सिनेमा पीक पे है, वहां पुष्पा भी चली, KGF भी चली, RRR भी चली। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये क्या बॉयकॉट बॉलीवुड का असर बहुत ज्यादा हो गया है? बॉयकॉट बॉलीवुड पे आप क्या कहना चाहते हैं? बॉयकॉट बॉलीवुड का भी असर है, लेकिन सिर्फ वो रीजन नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरी राय है। अब आप फिर बोलेंगे कंट्रोवर्सी हो गई, मैं सच, अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको अपना बात बता रहा हूँ कि मेरे को क्या लगता है कि बेबाक बोलिए, क्योंकि आप कहते हैं कि आप यूथ को समझते हैं, तो मेरे हिसाब से ये हो रहा है। शायद वो यूथ को भी नहीं ध्यान आ रहा है ये बात का। हमारे ब्रेन्स रिवायर हो चुके हैं। हमारे ब्रेन्स रील्स देख देख के, जो टिकटॉक पहले था अब वो इंस्टाग्राम रील्स हो गया है, और शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, छोटा छोटा कंटेंट, या इवन व्हाट्सएप पे छोटे छोटे वीडियो लोग भेजते हैं, वो देख के हमारे ब्रेन में अटेंशन है नहीं। 2.5 घंटे की पिक्चर देख के, मतलब देख सकते हैं लेकिन उतना एंजॉय नहीं करते जितना पहले करते थे। अब कहाँ पेशेंस है? अगर रील्स में 5 सेकंड भी अच्छी ना लग रही हो ना, तो आपका ब्रेन वैसा हो गया है। तो बहुत ही अच्छी कोई पिक्चर होगी तो ऑफ कोर्स चल सकती है। साउथ की भी कुछ चली हैं, काफ़ी नहीं चली वहाँ भी। ओवरऑल इंडस्ट्री डाउन ही है, ओवरऑल इंडस्ट्री। और आपका जो रील्स है उसमें वो कंप्यूटर एल्गोरिदम है जो आपको दिखाता है कि जो आपको देखना है। सपोज ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की रील्स दिखेंगी, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ से ये बॉयकॉट क्यों हो रहा है?
क्योंकि वहां पे समझ नहीं आती इतनी, जब आप अंदर होते हो वो समझ नहीं आती ये हो क्या गया। तो एरोगेंस अभी भी है। एक टाइम था एंटरटेनमेंट में ना रील्स था ना ये था ना था, बॉलीवुड देवता था। एब्सोल्युटली। हम एक्टर को एक्टर ही नहीं मानते थे। ऐसे उनकी मैगजीन्स आती थी, स्टारडस्ट, देख रहे हैं क्या खा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। अब ठीक है यार, अब वो एरोगेंस अभी भी वही है वहाँ कि हम तो देवता है और कह रहे यार तुमसे तो यूट्यूबर बेटर है। तो वो उस वजह से वहाँ बाइकॉट लग रहा है मेरे ख्याल से। बहुत खूब। तो अब पता नहीं है, प्लीज इसमें मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर रहा, सच मैं आपको बस हाल बता रहा हूँ, मौसम का हाल ये है। नहीं, आपने तो एक्चुअली देश के सेंटिमेंट को ज्वाइन ही किया है। आपने तो ये बोल दिया तुमसे बेटर यूट्यूबर है, लेकिन मैं खुद यूट्यूबर हूँ। देखिए मैंने कभी ऐसे चकाचौंध नहीं हुआ। मेरे को बहुत लोग कहते थे कि अरे बॉलीवुड, आप तो बॉलीवुड के हो, अरे वाह 3 इडियट्स ये वो। मैं कहा सिर्फ मेरे को एक ये बात बहुत पहले AR रहमान ने बोली थी, जो बहुत बड़े ऑब्वियसली ऑस्कर विनिंग कंपोजर है व्हाटएवर ही। मैंने जब नया मेरा फेम आया तो मैं उनसे मिलने गया, एक बार कहीं मुलाकात हुई तो मैंने कहा मेरे को बहुत ऐसे ना घबराहट सी होती है ये फिल्म इंडस्ट्री और ऐसे हो गया है और ऐसे। तो कहता है फिल्म इंडस्ट्री में जीने का एक ही तरीका है, सोचो ये तालाब है, बड़ा खूबसूरत सा तालाब है फिल्म इंडस्ट्री, तुम ना एक पाँव अंदर और एक पाँव बाहर रखो, क्योंकि तालाब में मगरमच्छ भी है, तालाब में तैरो मत, तैरोगे तो खाए जाओगे, थोड़ा नहा लो साइड पे और थोड़ा साइड पे बैठो। तो इसलिए मैंने बॉलीवुड किया है, वो मेरी मार्केटिंग है, क्योंकि फिल्मों से जो मेरा फेम आया है उतना, और उसके अलावा भी मैं चीज़ें करता रहा हूँ, लाइक यूट्यूब, लाइक मोटिवेशन टॉक्स, लाइक बुक्स, लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो आज हम बैठे हैं, स्थापित हैं, आपके शो पे आए हुए हैं। चेतन भगत पंजाबी है, पंजाबियों को खाना बहुत पसंद है। चेतन भगत फिटनेस फ्रीक है या फूडी है? मैं फूडी था एक्चुअली, फिटनेस में मैं 2-3 साल पहले ही आया हूँ ठीक से। एंड मैंने बहुत गलती करी है। आई मीन लाइक आई सेड, मैंने हर चीज़ सही नहीं करी। मैंने काम बहुत किया अपनी ब्रांड बनाने के लिए, और उसमें अपनी हेल्थ को इग्नोर किया, अपनी स्लीप को इग्नोर किया, डाइट को इग्नोर किया, एक्सरसाइज को इग्नोर किया। आपने भी बहुत वेट लूज़ किया, सुना 24 किलो आपने लूज़ कर दिया। माय गॉड, मैं XXL से M साइज पे आ गया हूँ। क्या किया उन कपड़ों का? कोशिश करता हूँ कि उन्हीं को ऑल्टर कर लूँ, पैसे कम लगे। सही बात है, एंटरप्रेन्योरशिप। मैं थोड़ा फॉर्मेट बदलता हूँ, आप अलाउ करिए मुझे, मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा। अभी भी रैपिड ही थे, रैपिड आंसर्स, 1 लाइन मैक्सिमम। पहला प्रश्न, आपका फेवरेट ऑथर कौन है? हलवाई से पूछ रहे हो, आपकी फेवरेट मिठाई की दुकान कौन सी है? आप वो हलवाई हैं जो अपनी दुकान की मिठाई खाते हैं? नहीं, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, गीत फ्रॉम जब वी मेट। कभी ऐसा लगा कि काश ये जो इसने नॉवल लिखा ये मैंने लिखा होता? हाँ, वो ऑब्वियसली कुछ कहानियाँ होती हैं जो बहुत दिल को, प्रेमचंद की जो कहानियाँ, R.K. नारायण आपने कहा, मालगुडी डेज आपने कहा। शुरुआत में कभी पेरेंट्स ने कहा कि राइटिंग नहीं भैया, नौकरी कर लो, नहीं तो बाद में छोले भटूरे बेचने पड़ेंगे? यस यस, और की भी, बैंकिंग में नौकरी की भी। आपकी खुद की लिखी हुई फेवरेट बुक कौन सी है? 400 डेज, जो लेटेस्ट अभी आई है मेरी वो। चेतन भगत को देश फॉलो करता है, चेतन भगत किसको फॉलो करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव लोगों को फॉलो करूँ, मोटिवेशनल चीज़ें, जिससे मेरे को कुछ लाइफ में फ़ायदा हो। तो अच्छा, नॉवल लिखना या बॉलीवुड के स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले लिखना, ज्यादा मजा किसमें आता है? नॉवल में, बिकॉज आई एम द कंट्रोलर, आई एम एवरीथिंग। स्क्रिप्ट में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग पैसे लगा रहे हैं तो वो अपना राय देगा, एक्टर अपनी राय देगा। इट्स अरे कई राइटर्स ऑथर्स आपको देख रहे होंगे बाई चांस, उनको भी अगर आप कोई एक लाइन का मैसेज देना चाहें? पढ़ो, रीड एंड राइट, फोकस बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। राइटिंग, रीडिंग इज ऑल फोकस, कंसंट्रेशन का जॉब है। राइटर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें एकांत चाहिए, शांति चाहिए, वो पहाड़ों में जाकर के लिखते हैं। चेतन भगत कहाँ जाके लिखते हैं? मैं अलग तरीके का राइटर हूँ। मेरी एनर्जी आती है यूथ से जुड़ के। मैं अगर एकांत में आ जाऊँगा, ठीक है, एकांत चाहिए राइटर को काम करने के लिए, तो लिखने के लिए जो एक्चुअल टाइपिंग है उसमें तो आपको चाहिए, लेकिन मेरे को समाने के साथ जीना है, सोसाइटी के साथ जीना। चेतन भगत की राइटिंग से कुछ लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन चेतन भगत को गुस्सा कब आता है? गुस्सा पहले मेरे को आता था इन सब चीज़ों से, कि किसी ने क्रिटिकल रिव्यू दे दिया, अनफेयर। जब भी आपके साथ कुछ अनफेयर होता है, जैसे आपके बिजनेस की कोई ऐसी बुराई कर दे जो अनफेयर है, तो बहुत दुख होता है कि यार ये क्या गलत क्या कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कई बार फेयर होती है कि हाँ ठीक है भाई ये भी सही था, तो वो अब नहीं आता। अगर मुझे आप सच में पूछो तो मुझे गुस्सा इस बात पे आता है जब हमारे देश का यूथ जो है वो अपना टाइम वेस्ट करता है फ़ोन पे। अच्छा, एक रोमांटिक ऑथर, हाफ गर्लफ्रेंड को रेफर कर रहा हूँ, एक रोमांटिक ऑथर की लाइफ में क्या कभी कोई हाफ गर्लफ्रेंड भी आई थी आपकी वाइफ के अलावा? इंडिया में कोई लड़का नहीं है जिसकी हाफ गर्लफ्रेंड ना बनी हो। इंडिया में हाफ गर्लफ्रेंड ही ज़्यादा बनती है, फुल तो कभी कभी बन जाती है बाय चांस, मोस्टली हाफ ही रह जाती है। तो आप ये कहना चाहते हैं आपकी भी थी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी जिसने आपको दुखी किया? हाँ, एक बार बहुत पहले 3 इडियट्स के नेमिंग पे हुई थी, दैट रियली अफेक्टेड मी। मुझे याद है, ठीक से नाम नहीं दे रहे थे और तब मैं नया था,
तब मैं थोड़ा लड़ना भी नहीं जानता था। अब नहीं इतना आसान मुझसे लड़ना, मतलब मैं लड़ूंगा वापस, शायद हार जाऊं, पता नहीं। बहुत सुंदर। देखिए चेतन जी, आज तक हमने आपको केवल किताबों में सिर्फ बोलते देखा, एनिमेटेड कार्टून्स में, फिल्मों में, लेकिन आज आपके मुंह से आपके सिर्फ सुनाई हुई बातों को हमने जब सुना है तो हम उसको विजुअलाइज भी कर पाए हैं। आज आपकी बातों को विजुअलाइज कर पाए। कहते हैं कि समय न रोका जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, समय को केवल बांधा जा सकता है। आज आपने न केवल समय को बांधा है, बल्कि आपने समा को भी बांधा और बनाया है। हमारे शो पे आने के लिए एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोर पावर टू यू एंड योर पेन। लिखते रहे आप ऐसे ही, जैसे नल नील ने लिखा था भगवान राम का नाम, दुनिया की कोई ताकत डुबा ना पाए चेतन भगत का नाम। सर मैं कविता तो नहीं बोलूँगा, पर आपको बस यही बोलूँगा कि हम सब चाहते हैं हमारा देश अमीर हो जाए, है ना, हम डेवलप्ड कंट्री बन जाए। कैसे बनेंगे? सरकार नहीं बना सकती। सरकार कितना करेगी? सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, थोड़ी स्कीम बना देगी, थोड़ा बांट देगी, वो ठीक है, थोड़ा एक लिमिटेड रोल है। जब लोग अमीर होंगे तो देश अमीर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। लोग कैसे अमीर होंगे? एंटरप्रेन्योरशिप करके, अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल 10 गुना करके, और उसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो। उसका मतलब है कि आप लोगों को अमीर बनाने में मदद कर रहे हो। उसका मतलब है आप देश को अमीर बनाने में मदद कर रहे हो, देश को डेवलप करने में मदद कर रहे हो, और इंडिया को एक जगह पहुंचाने में मदद कर रहे हो। तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस मीन्स अ लॉट टू अस। और ऐसे ही आप भी बेस्ट से बेस्ट सेलिंग हो आपका हर एक काम, और देश दुनिया में हमेशा बना रहे चेतन भगत का नाम। हम तो हमेशा ही आशा करेंगे, बहुत प्रेम से करेंगे, दिल से, दिल खोल के करेंगे, पब्लिकली हमेशा करेंगे। और आप भी कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो में क्या लर्निंग पसंद आई। अगले एपिसोड बड़ा भारत शो में आप किसको देखना चाहते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। आ गया एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चेतन भगत जी की बेबाक बातों को पूरा सुनने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। चेतन जी आपका विशेष धन्यवाद।